तो मैंने आपसे कहा था कि कल हम लोग क्या है थोड़ा आगे का पढ़ेंगे, मतलब आगे का पढ़ने के पहले हम इसके रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन कर लें क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन हम करते हैं। तो क्वेश्चन जो है हमारा कुछ इस प्रकार से है, हाफ लाइफ बतानी है किसी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो कि 60 दिन बाद 1/32 बचता है। 60 दिन बाद 1/32 बचता है, तो उसकी हाफ लाइफ कितनी होगी बताएं। हाफ लाइफ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की विच हैज ओनली 1/32 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास लेफ्ट आफ्टर द लैप्स ऑफ 60 डेज इज। 60 दिन के लैप्स होने के बाद ये कितना बचेगा। आफ्टर द लैप्स ऑफ 60 डेज 1/32 बचता है, तो हाफ लाइफ बतानी है। बताएं जल्दी से। जल्दी बताएं। जल्दी बताएं, जल्दी ट्राई करें क्वेश्चन को। तो 32 डेज। 32 डेज। बाकी लोग बताएं। सर 32 डेज। अच्छा, और लोग बताएं आंसर। 32 डेज आ रहा है बच्चे लोगों का। यस सर 32 डेज ही निकला है। हाँ, ऐसे कैसे 32 डेज निकल रहा है तुम लोगों का। बाकी लोग करें भाई जल्दी। अंकित, अंकित आया है कि नहीं अभी? नहीं आया। अंकित आए थे। हाँ बताओ। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये बोर्ड के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और नीट के लिहाज से भी, मतलब मॉडर्न दोनों के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, जिसका हो गया, जिसको लग रहा है हो गया, वो अगला ये वाला ट्राई करें। फॉर्मूला ऊपर वाला, चलो मैं ट्राई करता हूँ, क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऊपर वाला। इस क्वेश्चन में हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट विच हैज ओनली 1/3। चलो पहले तो फॉर्मूला। 12 डेज है इसका आंसर क्या? 12 डेज आंसर, सिर्फ बात सही है, 12 डेज ही आंसर है। चलो देखते हैं, इधर देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। 1/32 बचता है, हमको पता है t बराबर n इंटू टी हाफ के बाद जो n बचता है वो n0 अपॉन 2 टू द पावर n बचता है। ठीक है, इसको सीधा सीधा कंपेयर करते हैं। देखिएगा, t की वैल्यू हमको दी हुई है 60 डेज। 60 डेज बराबर n इंटू टी हाफ, और करस्पॉन्डिंगली n बराबर n0/32, तो n0 अपॉन 32 दिया है हमें बराबर n0/2 टू दी पावर n। तो यहां से सॉल्व किया तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 32 कब होता है? जब n की वैल्यू 5 होती है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? हमको 32 दिया है ना, 1/32 बच रहा है, तो 32 कब होता है? 2^5 पे 32 होता है, यानी कि n की वैल्यू 5 हो गई। यानी कि n की वैल्यू 5 हमने यहां पर रख दी, तो टी हाफ कितना आ गया? 5, 60, 12, 12 पंचे 60 दिन हो गए। बोलो भैया समझ में किसको नहीं आया? ये जो फॉर्मूला लिखा है ये याद कर लो, ये बार बार कह रहा हूं मैं, याद कर लो, याद कर लो। सर यहाँ 5 कैसे आया? क्या 5 कैसे आया? जो n की वैल्यू हमको n0/32 दिया हुआ है ना,
क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारा जो है केवल 32 1/32 बचता है, यानी कि एन नॉट का 1/32 यानी एन नॉट बाय 32 एन की वैल्यू हो गई। और फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू टी एफ पे एन बराबर एन नॉट अपॉन 2^n, तो एन नॉट बटे 32 बराबर एन नॉट अपॉन 2^n, तो एन नॉट से एन नॉट कट गया, एन बराबर 5 आ जाएगा। ओके। देख लो आ गया समझ में, तो सॉल्व कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, एन की वैल्यू 5, 5 से 60 कटेगा 12 बार, 5 से 60 कट जाएगा अपना 12 बार। बताएं जल्दी से, बताएं आगे, आगे बताएं। अगला क्वेश्चन, बिस्मत 210 की 5 दिन है। What time it will take 7 part of the sample to decay, मतलब डिके होना है 7/8 पार्ट, यानी कि बचेगा कितना? अगर 7/8 डिके हो जाएगा तो बचेगा कितना? सर 1/8। 1/8 बचेगा। वेरी गुड। तो रिमेनिंग पार्ट बराबर 1 - 7/8 यानी कि 1/8। सो एन की वैल्यू कितनी दे हो गई हमारी? एन नॉट अपॉन 8। इसको कंपेयर कर लेते हैं एन नॉट अपॉन 2 टू दी पावर एन से, तो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और स्मॉल एन की वैल्यू 3 आ गई, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन इंटू टी हाफ। एन कितना है? 3 और 15 डेज आंसर आ गया। बढ़िया, ये तो हाफ लाइफ वाले सवाल हो गए। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन करके बताइए वाला, हाफ लाइफ किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी? हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ एलिमेंट। हाफ लाइफ किन किन चीजों पर डिपेंड करेगी? amount of elements present, अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट। और लोग बताएं। नेचर ऑफ नेचर। और लोग बताएं। ये सर। ए। और बताएं। यस। और लोग बताएं। इसको क्या लगता है? सभी अपने अपनी राय दें, चुप नहीं बैठेगा कोई भी। सर अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट। अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट। और लोग बताएं। amount of element present, अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट। आपका कहना है हाफ लाइफ, अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट, और वैभव का कहना है अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट पर भी डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ एलिमेंट पर भी डिपेंड करेगा। भाई साहब इतने सारे सवाल कर लिए आपने, हाफ लाइफ अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट करता है तो फिर सारी हर बार हाफ लाइफ बदल नहीं जाती। जैसे कि अगर पहले आपने किया एन नॉट था, एक हाफ लाइफ बाद एन नॉट बाई 2 बचा, तो फिर दोबारा से हाफ लाइफ बदल नहीं जाती एन नॉट बाई 2 के केस में। नहीं आ रहा समझ में मैं क्या कह रहा हूं?
अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट पर हाफ लाइफ थोड़ी डिपेंड करती है, वो डिके, रेट ऑफ डिके पर डिपेंड, मतलब कितना निकलेगा वो डिपेंड करता है। लेकिन हाफ हो जाएगा ये टाइम, ये चीज फिक्स है। हाफ लाइफ क्या होता है? आफ्टर विच एनी अमाउंट रिमेन इट्स हाफ, एनी अमाउंट। तो इसमें अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट पर कहाँ डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर और प्रेशर तो फिजिकल इन पे डिपेंड करता ही नहीं है कभी भी, तो नेचर ऑफ एलिमेंट ही है जिस पर डिपेंड करता है, ध्यान रख लेना। अमाउंट ऑफ एलिमेंट पे कैसे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ एलिमेंट पर लैम्डा डिपेंड करता है। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ एलिमेंट पर dn अपॉन dt प्रेजेंट dt डिपेंड करता है। यही पढ़ा हमने, dn अपॉन dt नेगेटिव का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अमाउंट ऑफ एलिमेंट पर ये डिपेंड करता है, लेकिन लैम्डा जो होता है वो नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है। क्यों? और t हाफ जो होता है वो log बेस e2 डिवाइड बाय लैम्डा होता है। तो यानी कि ये भी हमारा नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हम्म और क्वेश्चन बताते हैं। एक क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन है, उसमें हम किसी की एज बताते हैं, एज कि कितनी पुराना है। ऐसे किसी चट्टान की एज बताने का सवाल है एक। चलो जब तक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन कर लेते हैं, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी ठीक है, एक्टिविटी वाला हमने एक भी नहीं किया अभी तक। एक्टिविटी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये रहा, एक्टिविटी ए की बात हो रही है यहाँ पर। 3 दिन इसकी हाफ लाइफ है, तो हमें बताएं एक्टिविटी विल बिकम इतना आफ्टर हाउ मच हाफ लाइफ। चलो इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं। चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं इसके, जल्दी से सॉल्व करके बताओ, जल्दी। एक्टिविटी इतने दिन बाद कैसे हो जाएगी? इतनी कैसे कब हो जाएगी? अब इसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हाफ लाइफ वाले फॉर्मूले से शायद काम ना बने। एक्टिविटी का फॉर्मूला, अगर एक्टिविटी का फॉर्मूला भूल गए हो तो मैं लिख देता हूँ, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, हमें स्मॉल टी की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा नहीं दिया हमें, लेकिन हमें पता है टी हाफ बराबर होता है log बेस e2 डिवाइड बाय लैम्डा, विच मीन्स लैम्डा होता है log बेस e2 डिवाइड बाय टी हाफ। यहाँ से ये रहता है। अब देखो तुम कुछ कर सकते हो क्या, इसका कुछ यूज कर सकते हो तो देखो सॉल्व करने के लिए क्या है। कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी जटिल हो सकती है, बट करनी तो पड़ेगी। कुछ जुगाड़ भी लगाई जा सकती है, पर कैलकुलेशन तो जटिल है, तो जटिल है।
हमें एक्टिविटी बाद की दी है और एक्टिविटी शुरुआत की दी है। ए और ए नॉट दोनों दिए हैं हमें। करें जल्दी से। अंशुमन का आंसर आ गया। बाकी लोग बताएं। और हमें हमारा क्वेश्चन भी मिल गया। अंकित काला गा रहा है, रोहिणी काला गा रहा है, अंशुमन काला गा रहा है। नहीं, अंशुमन और रोहिणी का सेम है। अंकित का अलग है। इनका अलग आ रहा है, स्नेहा का। वैसे कैसे सबके अलग आ रहे हैं?
मैं करता हूँ, चलो। जिसको जो बताना था सबने अपने अपने आंसर बता दिए और काफी अंतर आ रहा है। एक 18 दिन वाला ऑप्शन देके बाकी तीनों तो आंसर दे ही चुके हैं बच्चे। मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी जगह बना लूं। ओके, क्वेश्चन करते हैं। एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल इज 64 into 10 power minus 5 curie. Its half life is 3 days. Activity will become 5 into 10 power minus 6. तो हम इसको लेंगे a नॉट और इसको लेंगे a, वो, और ये लेंगे हम t हाफ, a नॉट और a, और ये है हमारा t हाफ। चलिए करते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या होता है, कैसे करते हैं इसको। a की वैल्यू 5 into 10 to the power minus 6 बराबर 64 into 10 to the power minus 5 e to power minus lambda t। 10 to power minus 6 थे, 10 पर minus 5 बच गया, इधर 10 पर minus 1 बच गया, यानी कि 0.5 हो गया। 0.5 अपॉन 64 बराबर e to the power minus lambda t, यानी कि 64 अपॉन 5.5 बराबर e to the power प्लस lambda t। अब जरा नजर डालते हैं इधर हाफ वाले केस में। हाफ लाइफ हमें दे रखी है 3 डेज, ठीक है, टी की वैल्यू में निकालनी है। तो हमें पता है एट एक हाफ लाइफ के बाद इफ टी इज इक्वल्स टू टी हाफ, टी जो है हमारा टी हाफ यदि है, ये हमें पता है, ठीक है, यदि टी हमारा टी हाफ रहेगा तो ए नॉट बाय 2 बराबर ए नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी हाफ। ओके, ए नॉट से ए नॉट कट गया, 1/2 बराबर ई टू द पावर माइनस लेमडा टी हाफ, यानी कि 2 बराबर ई टू द पावर प्लस लेमडा टी हाफ। टी हाफ यानी कि 5 दिन, 5 दिन है 3 दिन है, 3 दिन, 3 दिन है सर। 3 दिन है, 3 days, तो इंटू 3, ठीक है, मतलब e टू द पावर 3 लैम्डा की वैल्यू 2 रहेगी। अब देखना हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पर पॉइंट हटाया, 0 लगाया, ठीक है, e टू द पावर 3 लैम्डा की वैल्यू 2 रहेगी। 5 से काटा, कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। अरे ये तो बड़े आसानी से कट गया, 128 आ गया। 128 का मतलब कितना होता है, 2 पे पावर कितना होता है, 7 7। 32 5 बार, 64 6 बार, और 7 में 128, तो 2 की पावर 7। अरे तो बड़े आसानी से, इसको तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो वैसे ही हो जाता शुरुआती मेथड से ही, लेकिन अपन को पता नहीं था ना, इसलिए। तो 2 की वैल्यू e टू द पावर 3 लैम्डा लिख दें, तो टू की जगह e टू द पावर 3 लैम्डा लिख दिया हमने, इंटू 7 बराबर e टू द पावर लैम्डा टी, 7 21, e टू द पावर 21 लैम्डा बराबर e टू द पावर लैम्डा टी। तो कंपेयर कर लिया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 21 क्या दिन, ठीक है। ये एक मेथड है, चलो वो हमने फालतू में कर लिया ये मेथड, लेकिन ये एक मेथड है। अभी क्या था, अभी तो कट के पावर बड़े आसानी से आ गई, लेकिन जब आसानी से नहीं आती है तो हम यहां से जुगाड़ बनाते हैं, कुछ ध्यान रख लीजिएगा। ये भी एक मेथड है सॉल्व करने का, फॉर्मूले से सीधा सीधा। फॉर्मूला दिया था a बराबर ए नॉट स्क्वायर माइनस लेमडा टी। अगर लेमडा दिया होता तो तुम और फंस जाते, अगर लेमडा दिया होता ना बेटा तुम्हें, तो तुम और फंस जाते। लेमडा नहीं दिया, हमें हाफ लाइफ दिया है, तो वो थोड़ा सा आसान पड़ता है, उसकी कैलकुलेशन ऐसे करते हैं। देख लो, ये तरीका है एक कैलकुलेट करने का, बाकी तो सब बढ़िया ही है।
सर सर इधर a नॉट बाई 2 इज इक्वल टू a नॉट a की पावर माइनस लैम्डा t हाफ। ये यहाँ समझ में नहीं आया कैसे हुआ। क्या ए नॉट? अच्छा, ये टी हाफ में जो हमने किया, हाँ सर। हाफ लाइफ बाद हमारा आइटम हाफ हो जाएगा तो एक्टिविटी भी तो हाफ हो जाएगी। हाँ सर। तो हाफ लाइफ बाद जो ए की वैल्यू होगी वो ए नॉट बाय 2 नहीं हो जाएगी? हाँ सर। हाँ, तो ये हाफ लाइफ ऐसे रख दिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। हो गया ये सवाल। ठीक है, 21 दिन आ गई, तो आंसर हमारा 21 दिन आएगा। किसका सही था देख लेते हैं। किसका सही था? अंशुमन का गलत था, रोहिणी का गलत था, अंकित का सही था, स्नेहा का गलत था और साधना का सही था। ठीक है, गुड। जिसका सही था उसके लिए ये वाला क्वेश्चन है, इसको करते हैं। रेडियोएक्टिव आइसोटोप एक्स जिसकी हाफ लाइफ इतनी दी हुई है, डिकेज टू वाई जो कि स्टेबल है, यानी कि वो डिके नहीं होगा, मतलब एक्स वाई तक पहुंच जाएगा लेकिन फिर वाई डिके नहीं होगा। A sample of rock from the moon was found to contain both the element x and y, which were in the ratio 1:7. The age of rock is, वो कह रहे हैं x और y दोनों मिला। तो इनिशियली अज्यूम करते हैं कि वहां पर केवल ऐसे ऐसे इधर पे लिखना पड़ेगा। अज्यूम, क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है, बाकी क्वेश्चन धमाकेदार है। अज्यूम इनिशियली ओनली x was there। ठीक है, हमें ऐसे अज्यूम करना पड़ेगा कि इनिशियली वहां पर केवल x बच रहा है, ऐसे अज्यूम करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम ले लो और फिर करने की कोशिश करो। थोड़ा सा टाइम दे दिया मैंने, ट्राई कर लो एक बार। नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार एग्जिट करके एंट्री कर लो अगर कुछ दिक्कत है तो। मान लो
पहले जो चट्टान थी हमारी पूरी की पूरी x थी, फिर क्या हुआ, बहुत टाइम तक इसमें से डिके होते रहा, होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा, डिके होता गया। और ये जो चट्टान हम लेके आए थे, ये जो चट्टान हम लेके आए थे, इसका बहुत सारा हिस्सा जो है फिर जो है बहुत सारा ऐसे इतना सारा हिस्सा अब इतना सारा y बन गया, x थोड़ा सा बचा, ये हमारा y हो गया और ये x बचा। तो शुरुआत में सारा का सारा x था, फिर धीरे धीरे डीके होता गया, एक होता गया और x से y बन गया। हमसे कहा जा रहा है कि हम जो लेके आए हैं उसमें शुरू में हमसे ऐसे कहा जा रहा है रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इसकी हाफ लाइफ इतने साल है, x जो है वो y बन रहा है। सैंपल ऑफ रॉक इज मून फाउंड टू कंटेन बोथ x, अब जो हमने मिला उसमें x और y दोनों है, इन द रेशियो 1:7, मतलब x है 1 और y है 7, मतलब ऐसे मान लेते हैं x है यदि x जो मटेरियल है वो यदि 1a है तो y जो मटेरियल होगा वो 7a हो जाएगा। यानी कि इनिशियली जो पूरा का पूरा 8a है वो सारा का सारा क्या था, x ही था। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों भाई लोग बोलो। यस सर। क्या क्या दिक्कत आ रही है किसी को? और अगर कोई दिक्कत है तो जल्दी बोलो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसकी हाफ लाइफ इतने ईयर है, डिके होता है इतने पे, स्टेबल है। सैंपल ऑफ रॉक, एक मून से हम सैंपल लेके आए जो कि एक्स और वाई दोनों कंटेन करता है, 1:7 में। एज ऑफ रॉक बतानी है हमें, यानी कि कितने टाइम बाद ये डिके हुआ होगा, वही हमारा एज ऑफ रॉक हो गया। मान लो यहाँ पर इसको इधर से इधर तक आने में मान लेते हैं एन हाफ लाइफ लगी, तो टाइम का फॉर्मूला जो टाइम रिक्वायर्ड हो गया वो एन हाफ लाइफ क्या हो गया, हमें एन हाफ लाइफ लगी होंगी किसमें, इसको इधर से इधर तक पहुंचने में एन हाफ लाइफ लगी होंगी। तो ये एन हाफ लाइफ हो गई। अब तुम्हें बाकी वाई पर फोकस तो करना नहीं क्योंकि वाई तो स्टेबल है, हमें अपने एक्स पर फोकस करना है। हमारा एक्स का शुरुआती वैल्यू क्या था, 8a, और अब कितना हो गया, 1a। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारी एन नॉट की वैल्यू कितनी थी, 8a, और एन की वैल्यू कितनी हो गई, 1a। कितने टाइम में, टी टाइम में, एन हाफ लाइफ। सॉल्व हो गया। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 8a से 1a बचा, कितनी हाफ लाइफ लग गई सर 8 था ना एक्स हमारा शुरुआत में, सर 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ लग गई। एक हाफ लाइफ 8a से 4a बचेगा आधा, फिर अगली हाफ लाइफ बाद 4a से 2a बचेगा, फिर तीसरी हाफ लाइफ बाद 2a से 1a बचेगा। तो 3 हाफ लाइफ लग गई। वाई पर बिल्कुल फोकस नहीं करना, तुम्हें एक्स पर फोकस करना है। तुम्हें 1:7 जो दिया उससे तुमने निकाल लिया कि अभी के टाइम पर मान लेते हैं एक्स की वैल्यू जो है वो 1a है तो वाई की 7a माननी पड़ेगी, यानी कि 1a + 7a 8a। शुरुआत में सारा का सारा जो था चंद चट्टान तुम जो ऊपर से लेके आए हो वो सारी की सारी एक्स थी, ऐसा तुमने अज्यूम करा है। तो शुरुआत में एक्स की वैल्यू 8a रही होगी। इसी तरह का सवाल है, एज पता करने का सवाल है। कार्बन डेटिंग सिस्टम से भी हम इसी तरीके से एज पता करते हैं कि अभी कितनी हो गई हैं, अभी कितना मटेरियल बचा और बाद में पहले कितना मटेरियल था का अंदाजा लग जाता है। वो डिके होता है कार्बन 14, कार्बन डेटिंग जिसको हम कहते हैं। तो कितना डिके था उसकी हाफ लाइफ हमें पता है, अभी कितना % बचा है निकाल लेते हैं, उससे हम एज पता कर लेते हैं। जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनकी या पेड़ होते हैं उनकी, बहुत सारी चीजों की हम एज पता कर सकते हैं कार्बन डेटिंग मेथड से। हड्डियां मिलती हैं जमीन में उनकी, ममीज होते हैं उनकी, सब कार्बन होते हैं। जो भी जीवित वस्तुएं होती हैं वो कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म है हमारा, कार्बन से बनता है। तो सारा का सारा कार्बन जो है फिर कार्बन 14 उसमें डिके करता रहता है। शुरुआत में सारा कार्बन रहता है, फिर वो डिके करते रहता है। ऐसे करके हम एज ऑफ किसी भी चीज की, बड़े पुरानी हजारों सालों पुरानी चीज का एज बता देते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करें, 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ का मतलब हो गया हमारा कितना, एक हाफ लाइफ 1.37 × 10⁹, 3 हाफ लाइफ 3 × 1.37 × 10⁹ ईयर्स। आंसर। आगे बढ़ जाएं,
ये हम रेडियो एक्टिविटी में सवाल कर रहे थे। ये हमारा एटम्स और न्यूक्लियस खत्म हो गया, तो हम एटम और न्यूक्लियस के एक आध दो सवाल और कर लेते हैं। एटम्स और न्यूक्लियस के, एटम के थोड़े से सवाल और कर लेते हैं, जिससे कि आप एटम को ना भूल जाओ। मतलब बोर मॉडल फलाना फलाना जो हमने पढ़ा है ना, थोड़ा सा दिमाग उसमें और लगा लेते हैं अपने बोर मॉडल में। ठीक है। ये हमारा रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का है, तो इसको हम एटम्स वाले चैप्टर में ले जाते हैं। ये क्वेश्चन दिया था, ये नहीं किया होगा तुम लोगों ने। डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच वाला क्वेश्चन है ये। सबसे नजदीक डिस्टेंस तक वो कहाँ तक पहुंचेगा। ये क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर तुम्हें इसके सॉल्यूशन का सिस्टम समझाते हैं। एक अल्फा पार्टिकल है, यूरेनियम स्टेशनरी के पास भागते हुए जाता है। यूरेनियम यानी कि 235 के पास भागते हुए जा रहा है। ओहो, अल्फा पार्टिकल है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से स्ट्राइक्स विद अ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम एट स्टेशनरी एट एन स्कैटरिंग एंगल ऑफ स्ट्राइक्स विद मतलब वो लौट आता है पूरा का पूरा वापस। द नियरेस्ट डिस्टेंस अप टू विच अल्फा पार्टिकल रीचेस 180 डिग्री के, मतलब वो वापस आ गया। क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल यूरेनियम के पास जाता है और वो टकरा करके उसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी है कि वो वापस आ रहा है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बतानी है। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बनाया हुआ है। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, जो जिसको आता है वो करे, बाकियों के लिए मैं फॉर्मूला दिखाता हूं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये 180 डिग्री वाले स्कैटरिंग की बात हो रही है, जो बिल्कुल लौट आते हैं, जो ग्रीन में, इधर डायग्राम में ग्रीन में है, जो गए और वापस लौट आए, और R0 ये डिस्टेंस है हमारी। तो अगर दिखाई दे रहा हो यहाँ पर, इसकी बात हो रही है, R0 निकालना है हमें। अल्फा पार्टिकल जो 90 डिग्री पर वापस आ गए, अल्फा पार्टिकल जो 90 डिग्री पर वापस आ गए, ये गया और टकरा करके वापस भी आ गया उसी रास्ते से, यानी कि 180 डिग्री स्कैटर हो गया। ये इसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला ये हमने लिखवाया था। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से होता है, जो चेंज सारी की सारी इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है। तो R0 की वैल्यू 2kZe² डिवाइड बाय 1/2 mv²। तो हाफ mv² का पूरा पूरा वैल्यू हमको दे रखा है। Z की वैल्यू तुम 235 रखोगे, क्यों? यूरेनियम का 235 होता है ए मास नंबर, सॉरी 92 होता है, 92Z, वो तो मास नंबर होता है 235। Z चाहिए हमें, एटॉमिक नंबर चाहिए, एटॉमिक नंबर 235 होता है। फॉर्मूला लिख लो और अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूं।
ये आ गया क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व कर दो इसे। कितना आंसर आ रहा है बताइए। डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच। जल्दी बताएं आंसर कितना आएगा। अल्फा पार्टिकल 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी है। जूल में बदलना है तो हम ई से क्या कर देते हैं, डिवाइड। जल्दी करें भाई, आगे क्वेश्चन भी देने हैं फिर। सर जेड का मान कितना रखें? 92। यूरेनियम का 92। सर मेरा वो 471.04 गुणन 10 के घात 38 आया। 38 प्लस का 38, प्लस का तो आ ही नहीं सकता, माइनस का। माइनस का। ठीक है, माइनस का 38 मीटर। देखो इतना ही आ रहा होगा आसपास कुछ। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना ना भूलें। इसे 1.62 10 पावर -19 का गुणा करना पड़ता है, यानी कि ई की वैल्यू रख दो, मत रखो तो ऊपर ई से नीचे ई कट जाएगा, वैसे भी चलेगा। ओमेगा को 10 पावर 6 लिख देंगे। सॉल्व कर लेना, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, फॉर्मूला भी बताया आपको, इसको आगे बढ़ते हैं, छोड़ दो इसको।
कर लेना, लगभग इतना ही आएगा, -38 के डिग्री का आएगा आंसर। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, -38 डिग्री का नहीं आएगा। तुम लोग ने -16 समथिंग आ रहा है। माइनस सर पावर मेगा में के लिए रखना हुआ है। क्या कह रहे हो? मेगा। मेगा का मतलब 10⁶? यस सर। यस सर, 10⁻⁻16। पूरा ढंग से देख लो, -15 आ रहा होगा, 15 -15 या -12। हाँ सर, हाँ। -15 आ रहा है ना? कितना आ रहा है? ऑर्डर बताना है केवल, पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी, 10⁻ वाला टर्म बताना है केवल। सर 14 आएगा, -14। -14 भी नहीं आ रहा है। तो R0 इज इक्वल्स टू K Z(E²) डिवाइड बाय ½ mv²। यही फॉर्मूला था। यस सर। 9 × 10⁹, Z की वैल्यू 92, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻। है 2 क्या 2? मल्टीप्लाई में सर। 2 भी था, और 1/2 इंटू mv² की पूरी वैल्यू दे रखी है हमें, ये 5 × 1.6 × 10⁻⁻13। फिर -19 × 10⁻�60 लिख देते हैं, क्योंकि एक पूरा पूरा कट जाएगा, एक से ये कट गया, ठीक है। यस सर। और 5 10 9 दूनी 18। R0 इज इक्वल्स टू 10 की पावर देखते हैं पहले, तो जो गुणा हो रहा है, 2 × 9 × 92, और नीचे 5 और 1.6 भी है, ठीक है, इतना ही है। हाँ इनटू, सर। अब 10 की पावर लेते हैं, ऊपर 9, ऊपर -19, और ये नीचे से ऊपर क्या? -16 पावर में आ रहा है। -16 नहीं आ रहा होगा, सर -13 आ रहा है। -16 आ रहा है इधर। इनटू ये, इसको घटाएंगे तो -16 आएगा, लेकिन ये वाला टर्म भी तो अपन छोड़ थोड़ी देंगे, हैं? छोड़ दोगे क्या? जैसे 5 से हमने ये काटा, 92 कितनी बार जाएगा? 5 चौके, या फिर 92 मत काटो, ये 1.6 काट लो, 18.4। 18.4, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे, टर्म्स कितने आएंगे? 2 9 दूनी 18, 18 × 18.4 × 1.6 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? -13। अरे क्या कर रही हो, वो छोड़ दो, उधर इधर मल्टीप्लाई में बताओ कितना आ रहा है? 9 दूनी 18। हाँ, सर 5299 आ रहा, तो 3 पॉइंट कर देंगे सर, 5.299 कर देंगे। तो R0 की वैल्यू 5299 आ रहे हैं हाँ पक्का, सर। चारों का मल्टीप्लाई करने पे 529.9। हाँ, 529.9 आएगा, ये सही लग रहा है मुझे। यस सर। 529.9 × 10⁻16। यस सर। नहीं 5299 ही आएगा, फिर से करो, फिर से करो, मैं करता हूँ। काय का मल्टीप्लाई करना है हमें? 2 का गुणा 9 में, फिर 18.4 2 × 9 × 18.4 × 1.6 इक्वल्स 529.9 आ रहा है यार, बात तो सही कह रहे हो, आना चाहिए 5299 पॉइंट कुछ, 529.9 आ रहा है यार। 529.9 × 10⁻16
और ये कट जाएगा, बचेगा 5295.299 इंटू 10⁻⁻14। अब ऑप्शन देखते हैं जरा। 10 पर एक है 10⁻−10, एक है 10 एक है एंगस्ट्रॉम और 10⁻10 सेंटीमीटर, 10⁻12 सेंटीमीटर, 10⁻15 सेंटीमीटर। अपना आया है मीटर में, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, 10⁻12 आ जाएगा सेंटीमीटर में। सही है, आ गया आंसर। 10⁻14 ही सही आंसर है। ऑर्डर बताना था अपन को केवल, तो आंसर में सेंटीमीटर में दिए हैं ऑप्शन। पता है कितना घुमाने की कोशिश करता है। ये पावर में अपना 10⁻14 आया, ये मीटर में आया हमारा आंसर। इसको हम Yes, क्या में sir. बदलेंगे? ऑप्शन में हमें सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, हो गया, -12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग। हाँ Yes, sir. एक और क्वेश्चन करो, ये वाला। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सोचने वाला। देखें तुम लोग सोच पाते हो इतना कि नहीं। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। हाइड्रोजन में से जब वो निकलता है तो हाइड्रोजन रीबाउंड करता है, पता है? रीबाउंड कह रहा हूँ, रिकॉइल करता है। बंदूक में से गोली निकलती है तो बंदूक पीछे जाती है, हाइड्रोजन भी उसी तरीके से करता है। हाइड्रोजन एटम में से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, तो वो हमारा रीबाउंड करता है। फोटोन तो कुछ होता ही नहीं है, एनर्जी एनर्जी होती है। देखो भैया, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि आपका ये जो सिस्टम है, ये हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ऊपर से नीचे होता है, ये डेफिनेटली किसी बड़ी ऑर्बिट से होके आ रहा होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा ऊपर से नीचे आया, ये ऊपर से नीचे आया, तो यहाँ से हमारा ये जो फोटोन था ये बाहर निकला। फोटोन जब बाहर निकलता है तो किस एनर्जी से बाहर निकलता है? एच न्यू एनर्जी से बाहर निकलता है। तो बदले में इसका एच न्यू एनर्जी हो गई, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा निकलते हुए फोटोन का? बताइए जरा। P बराबर कितना होता है? H अपॉन लैम्डा लैम्डा। और E के टर्म्स में, एनर्जी के टर्म्स में कितना होता है? या फिर ऐसे कर लें, एच न्यू पता है हमें, एच सी अपॉन लैम्डा पता है? एक तो नहीं, ऐसे नहीं। P बराबर H अपॉन लैम्डा, तो E अपॉन C। सही है? यस सर। C का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो एच सी अपॉन लैम्डा को E लिख दिया। और ये यानी कि हमें जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसकी ये वाली एनर्जी हमें, ये एनर्जी हमें एच न्यू
पता होती है। एच न्यू की वैल्यू कितनी होती है? एनर्जी ऑफ फोटोन इजेक्टिंग फोटोन बराबर एनर्जी ट्रांजिशन, जो हमारी ऑर्बिट होते हैं ट्रांजिशन ऑर्बिट्स, E2 माइनस E1। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? नेगेटिव ऑफ n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर, n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर इंटू 13.6 माइनस ये n2 लिख लो इधर, n1 स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर इंटू 13.6। सही चल रहा है सबके? नहीं चल रहा है? सर 4 सर से 1 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होता है क्या n स्क्वायर अपॉन, हाँ z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, हाँ सही है। मैं पहले वही लिख रहा था, फिर मैंने उल्टा कर दिया। z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर होता है, तभी तो अपन डिवाइड करते हैं। z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, z स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर। ओके फाइन। तो हमारी कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में आ रही है? फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट में आ रही है, तो n की वैल्यू 4 से 1 माइनस z की वैल्यू तो 1 हो गई, पहले 4 का स्क्वायर 13.6 माइनस, वैसे मैंने आपसे कहा था इनको याद कर लेना, पर अब इतना याद सबको होता नहीं है, और माइनस माइनस इधर प्लस कर लो, 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर 13.6। तो 13.6 प्लस के में से माइनस का 13.6 अपॉन 16, 13.6 अपॉन 16 कितना होता है? 0 पॉइंट, पहले में 13.6, दूसरे में 3.4, तीसरे में 1.51, चौथे में 0.8, 0.8 होता है। 0.8 क्या 5 या 1? 5। हाँ 5 सर। ये MEV में होता है, इसको घटा के देख लो। 10 में से 5 गया 5, 15 में से 8 गया 7, और 12 का 12 बचा, 12.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर EV में होता है। हाँ हाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पक्का? MEV नहीं होता। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भैया हमारी एनर्जी आ गई, वो एनर्जी जो फोटोन लेके निकलेगा। क्लियर है? ये वो एनर्जी आ गई जो फोटोन लेके निकलेगा। कोई समस्या? अरे हाँ या ना तो बोलो। नहीं ठीक है, अभी देखना अब आगे क्या करते हैं अपन। यहाँ पर इस में ये वाली एनर्जी रख लेंगे, कितना? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय c। तो ये मोमेंटम आ गया, जिस मोमेंटम से हमारा फोटोन निकलेगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ph न्यू, मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? बोल दीजिए, किसको पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? रोहिणी तुम्हें पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? शिखा? सर वो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। कब? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही हो। हाँ, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फोटोन के निकालने के लिए कोई बाहर से फोर्स लगी? नो सर। तो हमारे सिस्टम में जो इनिशियल मोमेंटम था, और सिस्टम का मतलब ओवरऑल इनिशियल लीनियर मोमेंटम था, वो कितना था जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा था और वो बढ़िया था? टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का सर लीनियर मोमेंटम 0 जीरो था। इनिशियली कोई कहीं नहीं था, मतलब वो स्टेशनरी था एटम हमारा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। वो तो बाद में भी घूम रहा है, वो अलग बात है, उसको हम अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो
और मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी काम करते हैं हमारे, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है घुसता है तो कंजर्वेशन मोमेंटम वगैरह सब काम करते हैं। और अभी कोलिजन नहीं देखा अपन ने यहाँ पे, अगर कोलिजन होता ना तो यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन होते हैं सारे। कौन से कोलिजन होते हैं एटम्स में? इलास्टिक क्या होते हैं इलास्टिक कोलिजन? सर, एनर्जी बिल्कुल लॉस नहीं होती, हाँ मोमेंटम कंजर्व रहता है। यानी कि एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। तो वो दोनों, ये जो छोटे पार्टिकल के लिए जब भी कोलिजन होगा तो एनर्जी भी कंजर्व रहेगी और मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। क्वेश्चन आएंगे तो देखेंगे कभी। और अगर कोई जेई वाला होता है तो आईआईटी वगैरह वाला, तो उसके में जरूर आते हैं क्वेश्चन ये वाले, मतलब एग्जाम में आए ना आए लेकिन उसके सिलेबस में जरूर होते हैं। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, linear momentum of hydrogen atom plus linear momentum of photon initial बराबर linear momentum of hydrogen atom plus linear momentum of photon final। इनिशियली तो हमारा सिस्टम पूरा था, रेस्ट पे था, तो जीरो हो गया ये pH2 बराबर, यानी कि फाइनल जो है हमारा pH न्यू माइनस के बराबर हो गया। तो माइनस ऑफ pH न्यू बराबर pH2, और pH न्यू की वैल्यू अभी अभी हमने निकाल ली, कितनी निकाली? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय C। तो माइनस का 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय C, ये pH2 हो जाएगा हमारा। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, ये केवल अभी तो मोमेंटम पूछा, रिकॉइल वेलोसिटी पूछेगा तो क्या करोगे? अभी तो रिकॉइल मोमेंटम पूछा, रिकॉइल वेलोसिटी पूछेगा तो क्या करोगे? मास से डिवाइड कर देंगे। हाँ, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड कर देंगे। हाइड्रोजन में जो मास होता है वो हाइड्रोजन का मास ही तो, प्रोटॉन ही तो मेन होता है। यस सर। और इलेक्ट्रॉन का तो ना के बराबर होता है, पर उसे लिखना है तो लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम मास ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही रहता है, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा रिकॉइल वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। सिस्टम हमारा जो है वो कुछ इसी प्रकार से है कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो फोटोन निकलता है, और फोटोन निकलता है तो हमारे एटम को थोड़ा सा पीछे की तरफ धक्का देते हुए निकलता होगा, बंदूक से जैसे गोली निकलती है। रिकॉइल होता है, और रिकॉइल के लिए फोटोन, यानी कि शुरुआत में सब कुछ सिस्टम के अंदर ही था, बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं, फिर भी हमारा फोटोन निकल गया, यानी कि सिस्टम के अंदर ही जो हुआ वो हुआ। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम करेगा, बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि जो निकलने वाले फोटोन का मोमेंटम होगा बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ हमारे एटम का फोटोन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन में। क्लियर हो गई बात भैया? ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है हमारा। ये क्वेश्चन हो गए हमारे, काफी सारे टॉपिक क्वेश्चन कर लिए हमने, और मतलब लगभग मुझे लगता है हर उसके क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश तो करी हमने। अब्जॉर्प्शन वाले भी क्वेश्चन करे थे, एमिशन वाले भी क्वेश्चन कर ही लिए थे हमने, और आपको लेमडा के रेशियो निकालने वाले हजारों क्वेश्चन आते हैं कि चौथे से तीसरे पे गया, दूसरे से पहले पे गया, बताओ रे वो क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन खूब सारे आते हैं आपको। और रेडियो एक्टिविटी में जो आते हैं वो भी मैंने लगभग सारे कराई दिए हैं आपको, एक्टिविटी वाले करा दिए मैंने, ट्रांजिशन वाले करा दिए। और न्यूक्लियस में क्वेश्चन आते हैं बाइंडिंग एनर्जी वाले और स्टेबिलिटी वाले, स्टेबिलिटी चेक करनी होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन और क्यू वैल्यू निकालनी होती है, तो वो भी हम आपको कराई चुके हैं। फिर भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपको फिर भी मिल जाएं जो आपसे नहीं हो, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, तो क्लास हम फाइनली अपनी आज की खत्म करते हैं। कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। कौन सा बचा है हमारे मॉडर्न फिजिक्स में? अभी क्या बच रहा है मॉडर्न में? सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर और बूलियन अलजेब्रा 0-1 की गणित। तो ये दो चीजें हमारी बचती हैं, इनको हम करेंगे। ऑल्दो ये क्लास 12th बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ऑल्दो ये क्लास 12th बोर्ड के सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक इस साल भी चला गया, और वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स में से वो तो पहले ही चला गया था। क्या कहते हैं उसको, वो पीछे के जो वो होते हैं ना, अरे यार क्या डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कौन सी डिवाइस होती है 3 वाली, वो ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है वो पहले ही चला गया था, मतलब अगले साल भी ट्रांजिस्टर नहीं होगा, और नीट के सिलेबस में भी शायद ट्रांजिस्टर नहीं है। एक बार देख लेंगे उसे हम, वो कंफर्म हो जाएगा, देख लीजिएगा, मुझे बता देना नीट के सिलेबस में है कि नहीं। बोर्ड में से चला गया, पर इस साल बोर्ड में तो मॉडर्न फिजिक्स कुछ बचा ही नहीं है,
लेकिन रेगुलर वैसे भी चला गया, तो मतलब नीट में भी आने वाले समय में वो ट्रांजिस्टर चला जाएगा, ये कह रहा हूं मैं। अभी तो ठीक है, लेकिन आने वाले समय में नीट में से भी चला जाएगा ट्रांजिस्टर। हो सकता है इसी साल ना है, इस देख लेना एक बार नीट का सिलेबस में। ठीक है भाई, क्लास खत्म करते हैं हम। टाटा बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय। क्वेश्चन करिएगा इन चैप्टर के। थैंक यू सर। एनसीईआरटी से भी करना क्वेश्चन और हैं, और पूछ लेना।